विश्वास एक महान शक्ति है और बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल प्रतिबिंब, कोई भी लक्ष्य हासिल करने से पहले हमें खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास न हो तो परमात्मा भी हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ा सा ही अंतर होता है। मैं कर सकता हूं ये विश्वास है और केवल मैं ही कर सकता हूं ये अंधविश्वास है। और अंधविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार और साथ ही राज्यों की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। आज की गतिविधियों की करेंगे बात। साथ ही आपको लेकर चलेंगे सूरत और दिखाएंगे ऊर्जा बचाने के लिए की गई पहल के बारे में। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और शालिनी, इसके अलावा भी होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों के 17 कैटेगरी में एमएसपी को मंजूरी दी गई है। फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में व्यापक विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले 1-2 फसलों पर ही सरकारी खरीद होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इससे जोड़ा गया है। 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के अपने समकक्ष हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। इस दौरान भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों के और विकास पर उपयोगी चर्चा के लिए प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को कोविड के बाद के युग में आदान प्रदान में तेजी लाने के लिए काम करना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, संपर्क, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के बीच संपर्क समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा JCPOA, अफगानिस्तान और यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किताब रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर की पहली प्रति भेंट की। ये पुस्तक राष्ट्रपति कोविंद द्वारा अपने चौथे वर्ष के कार्यकाल में दिए गए भाषणों को संकलित करती है। बुधवार को इन पुस्तकों का विमोचन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, MOS डॉक्टर एल मुरुगन और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने किया। बुधवार को महेश नवमी के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा में माहेश्वरी समाज की ओर से आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी समृद्ध संस्कृति और पुरातन परंपराओं को परिलक्षित करते हैं, युवा पीढ़ी को जड़ों से जोड़ते हुए सामाजिक एकता को मजबूत और सशक्त करते हैं। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी के निमोदा हरिजी गांव में मां श्री वक्रांगी देवी के दर्शन किए। देवी मां के मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य स्वरूप दिया गया है। मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह और शतचंडी महायज्ञ में भी लोकसभा अध्यक्ष शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अंतःकक्षीय संचार उपग्रहों को भारत सरकार से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में
10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी 21 में 1450 से अधिक सीटें खाली रहने पर बुधवार को मेडिकल काउंसलिंग समिति यानी एमसीसी को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसने न केवल उम्मीदवारों को मुश्किल में डाला है बल्कि इससे डॉक्टरों की भी कमी होगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और एमसीसी को 24 घंटे में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा कि कितनी सीटें खाली हैं और उन पर उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं देने का कारण बताने को कहा। आरबीआई ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.5% बढ़ाकर 4.9% कर दिया है। आरबीआई के इस कदम से ऋण महंगा होगा और कर्ज की मासिक किस्त यानी कि ईएमआई भी बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए ये कहा कि एमपीसी ने आम सहमति से नीतिगत दर में 0.5% की वृद्धि का फैसला किया है। रेपो दर में वृद्धि के साथ स्थायी जमा सुविधा दर 4.65% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.15% हो गई है। देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुधवार को देश में एक दिन में कोविड-19 के 5,233 नए मामले सामने आए। इसी के साथ उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 28,857 पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,881 की बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 1.67% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.12% दर्ज की गई। आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 श्रृंखला शुरू हो रही है, लेकिन श्रृंखला शुरू होने से ठीक पहले भारत को दो बड़े झटके लगे हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट करके केएल राहुल और कुलदीप यादव के बाहर होने की जानकारी दी है। बीसीसीआई ने ट्वीट किया है कि केएल राहुल और कुलदीप यादव चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं। अखिल भारतीय सीनियर चयनकर्ता समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भारतीय टीम का कप्तान जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया है। भारत की दिग्गज महिला खिलाड़ी और वनडे कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मिताली ने भारत के लिए 23 साल क्रिकेट खेला और उनके नाम महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। बात फुटबॉल की। भारत ने एशिया कप क्वालिफिकेशन के तीसरे दौर के पहले मैच में बुधवार को कंबोडिया को 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल कप्तान सुनील छेत्री ने किए और 126वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे सुनील छेत्री के इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय करियर में 81 गोल हो गए हैं। इसके साथ ही वो दुनिया में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। एशिया कप फाइनल्स में जगह बनाने के लिए भारत का अगला मैच 11 जून को अफगानिस्तान से होगा। और अब खबरें राज्यों से। जम्मू कश्मीर सरकार ने रजनी बाला की मौत के 10वें दिन राज्य के सभी स्कूलों में 2 मिनट का मौन रखने का आदेश दिया है। 36 साल की रजनी बाला जम्मू के सांबा जिले की रहने वाली थी। 31 मई को आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जिस स्कूल में रजनी बाला पढ़ाती थी उस स्कूल का नाम अब उनके नाम पर रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की विपक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष से मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए अयोग्यता याचिका दायर की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता के तर्क में कोई तथ्य नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने इस मामले पर अपना पिछला फैसला बरकरार रखा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। नड्डा आज दक्षिण कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में पश्चिम बंगाल भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ करेंगे। पार्टी को एक साथ लाने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और राज्य की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई की रणनीति बनाने के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नड्डा आज पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं के साथ भी अलग अलग बैठक करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 7 मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 5 और बिहार में 2 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी है। दिल्ली एनसीआर में अगले साल से कोयले के इस्तेमाल पर बैन लग जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। हम बता दें, CAQM ने 3 जून को जारी एक आदेश में कहा कि कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से PNG बुनियादी ढांचे और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में तथा 1 जनवरी 2023 से उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां PNG आपूर्ति अब भी उपलब्ध नहीं है। अगले साल 1 जनवरी से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। चुनाव प्रचार में अनियमितता के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई के बाद पलामू कोर्ट ने उन पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने लालू यादव को मामले में जुर्माना लगाकर बरी कर दिया है। अब उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोविड के नए मामलों में 81% का उछाल देखा गया है, जो बेहद खतरनाक माना जा रहा है। 18 फरवरी के बाद मंगलवार को सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एक BA.5 का केस भी दर्ज किया गया है। केरल में मंगलवार को कोरोना के 2271 नए मामले सामने आए थे। एर्नाकुलम जिले में सबसे ज्यादा 662 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में 416 और कोट्टायम में 274 मामले दर्ज किए गए। सोमवार को राज्य में कोरोना के 1494 मामले सामने आए। आम आदमी पार्टी ने आगामी राज्य चुनावों की तैयारी में अपनी गुजरात इकाई को भंग किया। जल्द ही एक नई राज्य इकाई की घोषणा की जाएगी। असम में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद की 26 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो गया है। इसमें 14 महिला उम्मीदवारों सहित 154 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। 12 जून को वोटों की गिनती होगी। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आज दोपहर करीब 3 बजे सत्तारूढ़ दल बीजेपी के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। परीक्षा में कुल 94.22% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि पिछले साल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 99.63% विद्यार्थियों की तुलना में काफी कम है। मानसा में मूसा गांव में दिवंगत गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के घर पर अंतिम अरदास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक समझौता हुआ है। समझौतों के तहत दोनों देशों की सेनाएं लॉजिस्टिक जरूरतों के लिए एक दूसरे के सैन्य बेस का उपयोग कर सकेंगी। इसी के साथ ही भारत ने वियतनाम के साथ संबंधों को दीर्घकालिक मजबूती के लिए भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 के संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। मैत्रीपूर्ण रिश्तों में सैन्य सहयोग के इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के उनके समकक्ष जनरल फान वान गियांग ने हनोई में बुधवार को द्विपक्षीय बातचीत के बाद इस संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। मैत्रीपूर्ण रिश्तों में सैन्य सहयोग के इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत से लगती सीमा के निकट चीन का रक्षा बुनियादी ढांचा निर्माण करना अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। अमेरिका ने इस पर चिंता जताई है। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स
ए फ्लिन ने बुधवार को कहा कि भारत से लगती सीमा के निकट चीन द्वारा कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे स्थापित करना चिंता की बात है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अस्थिर और कटु व्यवहार ठीक नहीं है। भारत से लगती अपनी सीमा के निकट चीन द्वारा स्थापित किए जा रहे कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे भी चिंताजनक हैं। चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है। चीन और कंबोडिया के अधिकारियों ने बुधवार को विवादास्पद नौसैन्य बंदरगाह विस्तार परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के साथ ही दोनों देशों ने अमेरिका की इन चिंताओं को खारिज कर दिया कि थाईलैंड की खाड़ी में इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन नौसैन्य ठिकानों के तौर पर कर सकता है। कंबोडिया के रक्षा मंत्री कंबोडिया में चीन के राजदूत और अन्य अधिकारियों ने रीम नेवल बेस की आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत बंदरगाह में पोतों की मरम्मत के लिए एक सूखी गोदी, एक विस्तारित घाट और एक अस्पताल, एक कार्यशाला और एक स्वागत भवन बनाया जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच एक प्रमुख पूर्वी शहर के नियंत्रण के लिए जमकर युद्ध हो रहा है। इससे वैश्विक खाद्य संकट की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि घिरे देश के अंदर लाखों टन अनाज का ढेर है, जिसे युद्ध के कारण समुद्र द्वारा निर्यात करने में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन और रूस के कारण दुनिया पर प्रभाव जो बढ़ रहा है इस पर चिंता जताई है। उधर क्षेत्र के गवर्नर ने कहा है कि रूसी सेना अब बड़े पैमाने पर यूक्रेन के प्रमुख पूर्वी शहर सेवेरोडनेत्स्क पर भीषण लड़ाई के बाद नियंत्रण कर रही है। इस दौरान यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने कहा कि रूस ने अब तक मारियोपोल की लड़ाई में मारे गए 210 यूक्रेनी लड़ाकों के शव लौटा दिए हैं। पूर्वी ईरान में यात्री ट्रेन के पटरी से उतरने से कम 22 यात्रियों की मौत हो गई और 87 अन्य घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा राजधानी तेहरान के लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ताबास में हुआ। ट्रेन ग्रामीण इलाके में खुदाई करने वाली मशीन एस्केलेटर से टकरा गई, जिस कारण यह हादसा हुआ। मामले की जांच की जा रही है। और अब नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी की थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है। प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टॉल्स होंगे, जिनमें अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल, जीनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक, बायोटेक्नोलॉजी, अपशिष्ट से मूल्य, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोगों को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 4 बजे भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वो संस्थान में एक डाइवर्सिटी सेल का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद दौरे के लिए रवाना होंगे। वो 11 जून तक हैदराबाद की यात्रा पर रहेंगे। आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होने वाला है। प्रतिबिंब। और अब गतिविधियों के बाद बात करेंगे भारत के एक कीर्तिमान की। भारत ने NH-53 पर सबसे लंबी सड़क बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, और ये जो कीर्तिमान है इसकी झलक हम दिखाने वाले हैं। प्रतिबिंब जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये खबर हम आप तक कल पहुंचा चुके हैं, और ये कीर्तिमान की अगर बात करें तो ऐसा करके भारत ने कतर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की हमें जानकारी पहले दे दी थी, और नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में 105 घंटे 33 मिनट में बिना रुके काम करके सड़क बनाकर तैयार कर दी है और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाकर इस रिकॉर्ड की झलक हम आपको दिखाते हैं, और ब्रेक के बाद प्रतिबिंब हम बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास।
मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं एक और बीमारी की जो डरा रही है हम सबको। कोरोना अभी ठीक से खत्म नहीं हुआ है। अब मंकी पॉक्स की दस्तक ने लोगों को एक नया खौफ दे दिया है। यूरोप और अफ्रीकी देशों से इसके काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन फैलता ही है, जानवरों में भी फैलता है। यानी कि अगर कोई किसी संक्रमित के संपर्क में आ जाता है तो उसे भी ये संक्रमण जकड़ लेता है। बिल्कुल प्रतिबिंब। और मंकी पॉक्स ने केंद्र और राज्यों की सरकारों के माथों पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अभी अधिकतर लोग इस बीमारी से वाकिफ नहीं हैं। केंद्र और कई राज्यों में इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और आइए हम भी हमारे दर्शकों को समझाते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स और इसे लेकर क्या सतर्कता बरती जा सकती है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी जो दशकों से अफ्रीकी लोगों में आम है, लेकिन अब वो दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। भारत में मंकी पॉक्स का अभी एक भी संदिग्ध मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। गाइडलाइंस में सरकार ने निगरानी, तेजी से पहचान और आइसोलेशन पर जोर दिया है। संदिग्ध मरीज का पता चलने पर सैंपल पूरे स्थित NIV में जांच के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम नेटवर्क के तहत भेजा जाएगा। ऐसे मामलों को संदिग्ध माना जाएगा जिसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति पिछले 21 दिनों के अंदर प्रभावित देशों की यात्रा कर चुका हो। अगर बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, शरीर पर दाने जैसा कोई भी लक्षण हो तो मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन रूम में या घर पर अलग कमरे में रखने की सलाह दी गई है। रोगी के लिए ट्रिपल लेयर मास्क पहनना अनिवार्य है। आइसोलेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मरीज के सभी दाने ठीक नहीं हो जाते और पपड़ी पूरी तरह से गिर नहीं जाती। रोगी की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। इंटरनेशनल पैसेंजर मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करेंगे और अपनी सभी यात्राओं का विवरण देंगे। मंकी पॉक्स चेचक की तरह होने वाली एक वायरल बीमारी है। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस संक्रमण है। पहली बार ये बीमारी 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में सामने आई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में आया था। ये वायरस पॉक्स विरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें चेचक रोग पैदा करने वाले वायरस शामिल हैं। ये वायरस मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वर्षावन इलाकों में पाया जाता है। मंकी पॉक्स के मरीजों में बुखार, शरीर में दर्द, चकत्ते जैसे लक्षण होते हैं। मंकी पॉक्स चेचक की तुलना में कम संक्रामक है। इससे होने वाली दिक्कतें भी चेचक से कम घातक हैं। इसके लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ रोगी गंभीर भी हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति चकत्ते दिखने से लेकर सभी दानों की पपड़ी गिरने तक संक्रमण का शिकार हो सकता है। इसमें मृत्यु दर 1 से 10% तक हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मंकी पॉक्स एक ऐसी वायरल बीमारी है जो चेचक की तरह फैलती है। ये बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, उसके बाद संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों तक। हालांकि बीमारी बहुत लंबी नहीं रहती, लेकिन खतरनाक जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और अब बात उस सेगमेंट की जिसकी घोषणा तुमने ब्रेक पर जाते जाते की थी, आज के इतिहास की। बिल्कुल प्रतिबिंब। और पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 9 जून के दिन से इतिहास में क्या खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 9 जून वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा का निधन हुआ। मुंडा एक जनजाति समूह था जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रहते थे। वे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासियों के महानायक रहे।
बिरसा मुंडा को वर्ष 1900 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी लोगों को संगठित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। 9 जून वर्ष 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपनी साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री को काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। शास्त्री जी को सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस खास प्रोग्राम के बहुत सारे सेगमेंट हैं। इन सेगमेंट्स को अलग अलग भी और हेलो इंडिया को पूरे संवेद रूप में आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, और इसी के साथ ही ट्विटर और इंस्टा पर भी संसद टीवी उपलब्ध है और वहां पर आप संसद टीवी को ज़रूर फॉलो करें और आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। और प्रतिबिंब, अब हो गया है विदा लेने का समय, तो चलते चलते हम क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं? जी हाँ, चलते चलते आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपने पहले शायद कभी देखी भी हो। सियासत में तीखी बहस तो आप लोग आमतौर पर देखते रहते, लेकिन कई बार सार्वजनिक आयोजनों पर सख्त दिखने वाले नेता कदमताल करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से देखने को मिली है। बिल्कुल प्रतिबिंब, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुई तो वहां जनजातीय समूह के साथ नृत्य करती हुई नजर आई। और आपसे इजाज़त लेते हुए हम आपको जाते जाते ये तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।